चलिए, सो हाँ, एक चीज मैं बताई थी कि बेसिकली इस वीक आपका वेंसडे फ्री होगा, तो आप उस वेंसडे में थोड़ा सा पढ़ लो, चीजें कर लो, फॉर्मूला रिवाइज करो। जिस बच्चे से मैं ऐसे स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ कि भैया फॉर्मूला शीट बना लो बना लो बना लो, तो जिस बच्चे ने वो सुना होगा उसके पास अब रिवाइज करने के लिए, थ्योरी को रिवाइज करने के लिए उसको 10 घंटे देने की जरूरत नहीं है। वो 2 घंटे में कई बार थ्योरी रिवाइज कर देगा, क्योंकि उसके पास 3 से 4 पन्नों में एक पेपर, एक चैप्टर है। और जिसने ऐसा नहीं किया है, नाउ दे आर एंजॉयिंग द टाइम। मैम जो आपने बोला है ना फॉर्मूला शीट तो बना रखी है, बस क्वेश्चन से नहीं होते। बेटा क्यों नहीं होते? जस्ट रिवाइज दैट फॉर्मूला शीट डेली, रोज रिवाइज करके तो देखो, तुमसे जो बोला जा रहा है एक बार करो तो सही, 2 हफ्ता करके देख लो बस, ज्यादा नहीं, ठीक है? यू विल फील द चेंज, और ये जो इंक्रीमेंट होगा ना, ये बहुत बहुत एविडेंट होगा, बहुत विजिबल होगा ये चेंज। यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि बहुत इफेक्टिव चेंज होगा। ट्राई टू डू दैट, और जो बच्चा करता है वो रिजल्ट दिखाता है, वो दिखाता है कि भाई हो रहा है काम। चलिए, ये 5th लेक्चर है, रेडिएशन आज हम पढ़ेंगे। 15th of Jan है। Just you said to do the countdown, that's why I'm doing it. It's ठीक है? Only 3 days. Yeah. मैम किस आज का दिन तो चला ही गया, तो it's just 2 days, but ठीक है. So the objective of today's class is to discuss this radiation, and I'm very very excited for this topic. Since I started this lecture, the thermal properties of matter, जब स्टार्ट हुआ था, रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक था जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। इतना 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 मॉडर्न सा टॉपिक है ना ये फिजिक्स का, कि मजा आ जाता है। इसके बाद मजा इस लेवल का मॉडर्न फिजिक्स में आएगा 12th क्लास में जाके, बट ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ एक स्टैट ऑलरेडी शेयर है, ठीक है? I'm not going to invest a lot of time. I love to do drawing, that's why I'm going to invest time over here. So yeah, heat, temperature, thermal expansion, specific heat capacity, calorimetry, change of state, heat transfer, कंडक्शन कन्वेक्शन में बहुत ज्यादा हमारे पास है नहीं करने को। बेसिकली सिर्फ इसकी जो बेसिक डेफिनेशन थी, जो मैंने आपको हीट ट्रांसफर के फर्स्ट लेक्चर पे बताई थी, वो इंपॉर्टेंट थी। बट आज का जो मेरा मेन कंसर्न है, जो मेरा मेन टॉपिक है, दैट इज रेडिएशन, ठीक है? आज अपन रेडिएशन करेंगे। या सो दिस इज द बेसिक स्लाइड जो आप लोग देखते हो। आज की स्लाइड बाकी सारी स्लाइड से डिफरेंट है, बाकी सारी चीजों से डिफरेंट है। द रीजन बीइंग कि आज एक थियोरिटिकल लेक्चर आपके पास आया है। आप इसको कथा वाला लेक्चर बोल सकते हो कि आज कथा सुननी है, ठीक है? लेकिन ये कथा का एक भी पोर्शन आपको मिस नहीं करना है, एंड डोंट टेक इट रिलीजियसली, ठीक है? आई एम जस्ट सेइंग कि आज आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। समझने को बहुत कुछ है इस चैप्टर में। आज की आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते होंगे, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन इज दैट वे। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मतलब लेकिन एक एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल है, स्कूल का ग्राउंड है, और आप लोग खड़े हो लाइन में, लास्ट में मैं खड़ी हूँ, ठीक है? अब आपके पास एक बॉल है, आपको वो मुझे देनी है, तो उसको देने के 3 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप वो बॉल अपने से पीछे वाले को पास करो, पीछे वाला उससे पीछे वाले को, उससे पीछे वाले को, उससे पीछे वाले को, फिर मेरे तक आ जाए। हाँ जी खुशी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने हमारा फ्लो तोड़वाया है, सोचिए आपको क्या पूछना है। इट इज वेरी सीरियस। खुशी wants to talk, ma'am. तुम उसको भी खुशी मैम बोला करो, ठीक है? Yeah, let's start. Okay, it's our moment, legit one. That's cool. So I'm saying कि अगर आपको वो बॉल मुझ तक देनी है तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप अपने से पीछे से पीछे एक एक बच्चे को देते रहो, वो मेरे तक पहुंच जाएगी। दूसरा तरीका कि आप उठकर आओ, पहले वाले बच्चे मेरे को लास्ट में दे आओ, तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व हो गया। तीसरा तरीका, आप उठा के फेंक दो पीछे और मैं उसको कैच कर लूं। तो ये 3 तरीके हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर मी। उनका बेसिक डेफिनेशन की कंडक्शन में मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होता है, उतने तक बहुत है। What I'm looking forward for, or what I'm interested in is radiation, which is direct transfer of heat which do not require any kind of medium. ये कुछ लाइट जैसा है। लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको खुद के ट्रेवल के लिए कभी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। याद है हमने जब वेव्स पढ़ा था तो ऐसे डिस्कशंस किए थे, यस मैम। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, है ना, ये वाली चीज। तो अब एक बात बताइए कि सूरज दादा कितने दूर है हमसे, है ना?
गूगल करना पड़ेगा। नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, बहुत दूर है, हम यहाँ पर हैं, बीच में कोई मीडियम बहुत कितने बहुत, पर फिर भी उनकी लाइट हम तक आती है, उनकी हीट हम तक आती है, जो अभी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैम 147.15 मिलियन किलोमीटर। इसी को हम पुराने समय में बहुत बोलते थे। बेसिकली जो यहाँ से हीट वेव्स आ रही हैं, जो यहाँ से लाइट वेव्स आ रही हैं, वो बिना किसी मीडियम के आ रही हैं, और ऐसी वेव्स को ईएम वेव्स बोला जाता है। तो इस बात को बोलने में बिल्कुल भी गलती नहीं है कि ये जो रेडिएशन है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हीट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट्स अ फैक्ट, नोट इट डाउन। और आज के लेक्चर में जहां मैं बोलूं नोट इट डाउन, वहां पेन चल जाना चाहिए। उम्मीद करो हर चीज में लिखूंगी तो वो मैम एक पॉसिबल बार और नहीं बोल है। दो। आई सेड हीट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? कौन सी वेव? हीट वेव्स, ओके मैम। हीट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके बाद मतलब आज कॉपी और पेन बिल्कुल तैयार रहने चाहिए कि जस्ट बोलो और लिख लो, ठीक है? और थोड़ा बहुत अगर बीच में जॉट डाउन करते जाओ तो वो तो बहुत बढ़िया ही चीज है, जो कि आपके अंदर आदत होनी चाहिए। अब देखो, रेडिएशन के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, ठीक है? हम वो सब चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज है हमारे पास। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा सन है वो इंफ्रारेड, यूवी रेज और विजिबल, इस रेंज में वेव्स को रेडिएट करता है। इसकी रेडिएशन में ये सारी रेडिएशंस होती हैं। आई गेस आपको पता है या नहीं पता है, बट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें गामा रेज, यस एक्स मैम। रेज, है ना, यस मैम। यूवी रेज, visible one, then infrared, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। आप लोग तो डॉक्टर, आप लोग तो समझोगे क्या लिखा है, इस तरीके से आती हैं, ठीक है? एनर्जी इस डायरेक्शन में जाते जाते कम हो जाती है। तो बेसिकली आपके पास मैं बता दी कि ये इसी स्पेक्ट्रम में लाई करती है। चलिए, सबसे पुरानी, सबसे पहली जो हमारे पास थ्योरी आई उसको बोला गया थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। बड़ी प्यारी थ्योरी थी। ये कहती है कि जितनी भी बॉडीज हैं वो सब टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब सारे के सारे टेम्परेचर्स पर रेडिएशंस एमिट करती हैं। अर्थात आप भी रेडिएशन एमिट कर रहे हो, आपका फोन भी कर रहा है, आप जिस कॉपी में लिख रहे हो वो कॉपी भी कर रही है, समझ रहे हो? हर चीज कर रही है, आपका चश्मा कर रहा है। तो हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टेम्परेचर पर रेडिएशंस एमिट कर रहा होता है। आपके अराउंड हर एक ऑब्जेक्ट का एक रेडिएशन एमिट हो रहा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एमिट करे, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करे, वो टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है? दूसरी चीज कि अगर एमिशन का कार्यक्रम हर टाइम पे चल रहा है, हर टेम्परेचर पर चल रहा है, हर बॉडी से चल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन का भी चल रहा है। यानी कि आपका चश्मा, आपकी कॉपी, आपका स्क्रीन, हर चीज रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी कर रही है और हर टेम्परेचर पे कर रही है। अगेन अमाउंट कैन वेरी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। डू वी गेट दैट? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास 3 काम हो सकते हैं। अब वो जरा काम सुनो। देखो, हमारे पास है एक बॉडी और एक है हमारे पास सराउंडिंग, ठीक है? तो अब काम क्या हो सकता है कि आपके पास ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो, या सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो, या सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो। क्या ये काम हो सकता है? यस मैम। यस मैम। तो अगर आपका सराउंडिंग वाला टेम्परेचर कम है, सुनो ध्यान से, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो बॉडी के अंदर जो एमिशन है वो ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से। फील होता है क्या ये चीज कि एमिट ज्यादा कर रही होगी? जैसे कि चाय एमिट ज्यादा कर रही होगी ना, गर्म होगी वो रूम के कंपैरिजन में। अगर वही चाय ठंडी हो तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी इन कंपैरिजन टू एमिशन। और जहां पर बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए वहां पे ये दोनों चीजें बराबर चलती हैं। कहने को बहुत छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक मैम बातें समझ में ना आए तो दिक्कत होती है। हाँ जी बच्चे। मैम एक बार जो बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है तो उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे है ये वाला बता दो। देखो, एब्जॉर्प्शन कैसे है ये चीज, लाइक थोड़ा सा सच एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मतलब ऐसे
दिक्कत होगी। बस ऐसे समझो कि मैंने आपको बताया था हीट ट्रांसफर जैसा चीज होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सो एवरीथिंग इज ट्राइंग टू बैलेंस दैट टेम्परेचर, की टेम्परेचर सेम हो जाए। तो एक बात बताओ, जब आपका, मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगी, फिर आपको वाली चीज भी समझ में आ जाएगी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो लूज करके लोअर टेम्परेचर, मतलब इक्वल टेम्परेचर गेन करने की कोशिश करेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर गेन करने की कोशिश करेगी। तो लूज करने के लिए एमिट करना पड़ेगा। जब उसका टेम्परेचर कम है तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी ताकि एक इक्विलिब्रियम आ जाए। इज दैट ओके? यस मैम। कूल। और ये वाली चीज ध्यान रखना कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है तो एब्जॉर्प्शन इज सपोज्ड टू बी इक्वल्स टू एमिशन। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एमिशन। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. पक्का। मैम मैम हम्म, एक बार एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और एमिशन कम होगा, वो वाला एक एग्जांपल देके बता दो। एग्जाम्पल अगेन कैसे बताएं? जो मैम अभी बताया आपने वही रिपीट कर दो। मैम चाय वाला ही बता दो। हाँ, तो चाय वाला तो बड़ा सिंपल है कि देखो इसमें मतलब थोड़ा सा ना बस कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिकली लेके जाओ। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इस वाली स्टेट पे पहुंचना होता है कि टेम्परेचर बराबर हो जाए। ठीक है? तो अगर आपने कोई ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो वो भी टेम्परेचर लाना चाहेगी बराबर। तो कैसे करेगी वो? वही टेम्परेचर कम है तो उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगे रेडिएशंस, एब्जॉर्ब Yes, ma'am, करके वो जैसे- टेम्परेचर बढ़ा के बराबर हो जाएगा। ये वाला इक्विलिब्रियम, क्योंकि ना इट्स ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम ना, एवरीबॉडी ट्राइज टू गेट दैट थिंग। तो थर्मल इक्विलिब्रियम गेट करने के लिए वी विल ट्राई टू डू दैट। इज दैट फाइन? मतलब नॉट वी, यस मैम, जैसे कोल्ड वाटर बॉटल करती है एब्जॉर्ब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स कम टू दिस एमिसिव पावर। अब इसमें कुछ कुछ ना ऐसे समझो जैसे एबीसीडी सीख रहे हैं अपन। एमिसिव पावर को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास एक बॉडी है ये, ठीक है? ये मैंने पहले ही सर्कल बना दिया था जल्दी से। अब मैंने आपको बताया कि हर एक बॉडी कोई ना कोई एमिशन जो है रेडिएट कर रही होती है। तो ये भी रेडिएट करेगी, करेगी, करेगी। ये कोई डायग्राम नहीं वो नहीं बन रहा, कभी सोच रहे हो कि ड्राइंग बन रही है। बस ये बताया जा रहा है कि ये क्या कर रही है, एमिशंस रेडिएट कर रही है। ठीक है? अब मैंने बोला कि जो एमिशन रेडिएट कर रही है इसमें इसने क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करा, तो ये क्यू, जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ज्यादा रेडिएशन होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा। एरिया ए इज द सरफेस एरिया। ठीक है? बोलो। यस मैम। जितनी देर तक आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे उतनी ज्यादा चीज, मतलब ये होगा। तो इन दोनों को जब हम सम अप करते हैं तो वी विल गेट Q is directly proportional to AT। और ये चीज तो आप जानते हो, अगर हम कोई वाला साइन रिमूव करना है, we need to introduce a constant and that constant is के E, emissive power। That constant is emissive power। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा और फील कराती हूँ। एमिसिव पावर को आप Q बाय A इंटू टी बोलते हो। ठीक है? अभी आप हीट वेव पढ़ रहे हो ना, जब भी कभी आप वेव पढ़ोगे इसको ही इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Intensity of radiations. इसका मतलब है कि एक यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी गया। आप लोगों का मन किया, आपने क्या करा, यहां पे एक खिड़की बना दी। ठीक है? ये एक पर्टिकुलर एरिया आपने जो है फोकस में डाला। ये एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर से। इसमें आपने देखा कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी गई, कितनी वेव्स पास हुई। दैट इज द इंटेंसिटी। और वही चीज लिखी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इज इंटेंसिटी। फील कर सको तो बहुत अच्छा, वरना रट तो तुम कहीं से भी लोगे, है ना? दिस इज इंटेंसिटी। मैम एक बार और बता दो। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया या यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। आज की बातें ना बड़े लेवल की होने वाली है, लाइक मैंने पहले बोला मॉडर्न फिजिक्स है ये। ठीक है?
energy of intensity of EM wave is basically the number of waves that are passing through unit cross sectional area in unit time. एक मतलब यूनिट इज वन ना, वन यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई, कितनी एनर्जी पास हुई, वो उस वेव का इंटेंसिटी कहलाता है. इज दैट फाइन? यस मैम. पक्का? सबको क्लियर? अब पता है Yes, क्या ma'am. देखा गया? हाँ जी, मैम मुझे पक्का? क्लियर नहीं. क्या क्लियर नहीं हुआ? मैंने देखो ना, आप इसको पढ़ने सीखो. फिजिक्स में हर एक चीज को पढ़ने का तरीका है. Q by A into T, इसको बोलने का तरीका क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जो पर यूनिट जैसी चीज आती है वो डिवीजन में जाती है. ठीक है, तो आप इसको लिखने के तरीके से इसको बोलना सीख सकते हो, बोलने के तरीके से लिखना सीख सकते हो. इज दैट फाइन प्रीति? यस मैम. कूल. अब पता है देखा क्या गया? अगर हमारे पास एक बॉडी है तो जरूरी नहीं कि उससे एक ही तरीके का रेडिएशन निकल रहा हो. ठीक है, देखो ये लेक्चर ना रिपीटेशन डिजर्व करता है, तो इस लेक्चर को जब रिकॉर्ड हो जाए एक बारी जरूर सुन लेना, हर चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है, एक बार मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ. वापस आना स्लाइड पे. आपको मैंने यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना के दिखाया था, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो. यहाँ पर मैंने बोला था कि जब आप गामा रे से रेडियो वेव की तरफ चलोगे तो उनकी एनर्जी कम होती जाएगी. इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक रेडिएशन है वो गामा रेज है. ठीक है, इसीलिए किसी के चैनल का नाम रेडियंट गामा है. रेडियंट मतलब एनर्जी निकलना और गामा इज द मोस्ट एनर्जेटिक वन. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा. जब भी आप किसी वेव को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की टर्म में लिखते हो बच्चे, हमेशा ध्यान रखना किसी भी वेव को, जस्ट लिसन टू मी, किसी भी वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो आप निकालना जानते हो ना, वेव पढ़कर आए हो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से जो है ये एक वेव का ऐसे समझ लो नाम है, उसका उसकी पहचान है. राइट? अगर आपको लैम्डा पता है मतलब आपको वेव पता है. ये सुनो, Yes, ma'am. यस मैम. तो गामा रेस का फ्रीक्वेंसी, एक्स रेस का फ्रीक्वेंसी, सबका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है. इस हर एक चीज, इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, जितने भी हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री अगर आपने कभी नाम सुना हो केमिस्ट्री में, ठीक है, या फिर कभी भी किसी स्टार को रीड करना, कभी किसी स्टार का टेम्परेचर, आप कभी सन पे तो गए नहीं है ना, सन के पास तो कोई नहीं गया. यस मैम. यस मैम. जो नियरेस्ट उसके पास मिशन हुआ है वो नासा का बहुत पुराना पार्कर मिशन है. ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट उसके पास है. फिर भी सन का टेम्परेचर हमको पता है, गूगल करके देखो पता होगा. द रीजन बीइंग कि हमने उसका स्पेक्ट्रम रीड किया है, उसकी स्पेक्ट्रम से हम टेम्परेचर निकाल पा रहे हैं. आप भी निकाल पाओगे आज के लेक्चर के बाद, बस आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर हो तो. ठीक है, तो खैर द थिंग इज कि हर एक चीज का अपना एक यूनिक, ऐसे समझ लो जैसे बारकोड, ऐसे समझो. तो हर एक जब भी आप कभी किसी मॉल में जाते हो, किसी जगह जाते हो, मार्ट वगैरह में, तो वहां पे आप कुछ चीज खरीदते हो, उसका एक बारकोड होता है ना, बारकोड में उस प्रोडक्ट का हर एक इन्फॉर्मेशन होता है. राइट? दैट Yes, ma'am. बारकोड थिंग, वही समझ लो हर एक पार्टिकल का, हर एक बॉडी का बारकोड है, और वो होता है स्पेक्ट्रम, एंड दैट इज लैम्डा बेसिकली. तो अब हुआ क्या, हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी में एक ही वेवलेंथ है. वेवलेंथ कई हो सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, इस बॉडी ने 1000 रेडिएशन एमिट करी. ठीक है, इसने लेट मी चेंज द कलर. पता है बातें ही बातें हैं आज के लेक्चर में, तो ध्यान से सुना. सोचो कि इस बॉडी ने 1000 रेडिएशंस एमिट करी हैं. अब मैंने देखा कि इन 1000 रेडिएशंस में से तकरीबन 800 रेडिएशन उसने कोई वेवलेंथ एक्स की करी, और बाकी 200 रेडिएशन उसने किसी और वेवलेंथ की करी. ठीक है, कुछ भी मान लो वाई या जी जो भी है. तो मेरे लिए इस बॉडी की पहचान ये 800 रेडिएशन यानी कि ये एक्स वाली है. मैं क्या बोलूंगी कि स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल बेसिकली ग्राफ हो गया एक तरीके से. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी इज ई लैम्डा, या ई इज इक्वल्स टू, आप इसको ई एक्स बोल सकते हो. इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा रेडिएशन इसमें एक्स वेवलेंथ की है. समझे?
मैम ये जो आपने समझे? लाइन बोली ना, सबसे ज्यादा रेडिएशन एक्स की है, तो ये दोबारा बता दो। जैसे कि 1000 रेडिएशन है, उसमें 1000 में से सबसे ज्यादा रेडिएशन उसने किसकी एमिट करी, किस वेवलेंथ की? एक्स। एग्जैक्टली एक्स की करी। तो बेटा एक्स ही तो उसकी पहचान हो गई। तो Yes, अगर ma'am. मुझे उस बॉडी को मतलब समझना हो तो मैं बोलूंगी कि इसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई एक्स है। तो जो बेस में एक्स होता है ना, उसका मतलब क्या हो गया, या जो भी आप वेवलेंथ पुट करोगे कि उसकी सबसे ज्यादा रेडिएशन ही एमिट कर रहा है। बाकी भी होंगी बट सबसे ज्यादा इसकी होगी। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे पीक जो मिलेगी वो लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स पे मिलेगी। इज दैट ओके? तो फिर मैम जो गामा रेज, एक्स रेज है, इनमें और भी वेवलेंथ्स होती है, लेकिन जो ज्यादा होती है हम उसे ही कंसिडर करते हैं। या ऐसा आप अभी फिलहाल के लिए समझ लो। बाकी उसके और मतलब मैं सही बताऊं तो ब्लैक बॉडी एक चैप्टर नहीं, एक 6 महीने का यानी कि एक सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट हो सकता है। इतना कुछ है ब्लैक बॉडी में पढ़ने को। ठीक है? तो कभी आपको फिजिक्स ऑनर्स करने का लाइफ में, या फिजिक्स ऑनर्स वालों से बात करने का अगर कभी मौका मिले तो कभी उनसे फ्री में बात करना, ठीक है, आराम से बैठ के, तो दे विल टेल यू। जैसे कि आप ओके मैम। या जैसे कि ऐसे ऐसे मैंने 4 उंगली में तरफ कर रखे हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी ऑफलाइन पर ऑफलाइन में तो मैं टेस्ट के काइनेमेटिक्स पे बीच ज्यादा फोकस करूंगी। हमने टेस्ट के बीच में, ऐसे टेस्ट तो आता नहीं होगा तो कुछ तो करना ही होगा ना। बताऊंगी मैं। देखो Q बाई टी, Q क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी बाई टाइम, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी इज समथिंग रिलेटेड टू ना, किस कोई तो क्वांटिटी होती है। ये एनर्जी बाई टाइम क्या होती है? पावर। एग्जैक्टली पावर। एग्जैक्टली। तो ये जो E है, इसका SI यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। Q बाई टी इज वॉट। ठीक है, याद रखना। अब जैसे एमिसिव पावर होती है बेटा, वैसे ही होती है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई बॉडी है, कोई सैंपल है, इस पे मैंने आपसे कहा कि बेटा 1000 रेडिएशंस गिरा दो। ठीक है, इस पर आपने 1000 रेडिएशंस एमिट करी, ओ इंसिडेंट करी। अब जरूरी थोड़ी है कि 1000 की 1000 ही एक्सेप्ट कर ले। इसने लेट्स से कुछ 600 रेडिएशंस एक्सेप्ट कर ली, बाकी 400 इसने नहीं एब्जॉर्ब करी। समझ रहे हो? तो अमाउंट आप ऐसे लिख दो, हीट एब्जॉर्ब राइट अपॉन हीट इंसिडेंट। द रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव पावर। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर आपने 1000 रेडिएशंस इंसिडेंट करी थी, जिसमें से सिर्फ 600 रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब करी। तो इस बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट है या एब्जॉर्प्टिव पावर है, दैट इज 0.6। डू यू गेट दैट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आपको एक चीज और इस चीज से समझ में आनी चाहिए कि एक तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक रेशियो है। दूसरी चीज, जो ए का वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। भाई ज्यादा से ज्यादा 1000 की 1000 एब्जॉर्ब कर लेगा या कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर ए का वैल्यू 0 आता है मतलब उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करा, यानी कि जो भी आपने उसमें इंसिडेंट कराया सारा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसे बोलते हैं आइडियल रिफ्लेक्टर, है ना। और आपने जो कुछ भी दिया उसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसी को बोलोगे आइडियल एब्जॉर्बर। बेसिक बात, कोई समस्या? मैम ब्लैक कलर को हम आइडियल एब्जॉर्बर बोल सकते हैं ना? वी विल टॉक अबाउट इट। अभी मैं रिवील नहीं करूंगी इसके बारे में बिकॉज दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, या अरे तुम भाई ऐसे माहौल बनाना पड़ता है ना। हाँ यस मैम। कि ये देखेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए तब तक हमारे साथ, कैमरामैन तनिष्का के साथ रिपोर्टिंग खुशी मैम। चलिए, तो बेसिकली a is equals to 0, is equals to 1, you got the idea कि 0 पर रिफ्लेक्टर है, 1 पर एब्जॉर्बर है। बेटा जैसे E लैम्डा एग्जिस्ट करता है वैसे ही A लैम्डा भी एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए एक बड़ा ही बेसिक सा बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सृष्टि, आपने किस कलर का स्वेटर पहना है? मैम मैंने हुडी पहनी है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की। अब उसकी हुडी ब्लू कलर की है, उसमें रेडिएशन सारी पड़ रही होंगी,
मतलब विद्योर पूरा पढ़ रहा होगा, लेकिन हमको सिर्फ ब्लू दिख रहा है, क्योंकि जो उसकी हुडी है उसने ब्लू कलर के अलावा सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ वो सिर्फ ब्लू कलर हुआ। समझ रहे हो? मैम एक बार फिर यस से मैम। चलिए, नाउ लेट्स कम टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैम हाँ जी बच्चे। मैम इसका मतलब जो भी एक्चुअल चीज है वो कभी नहीं देख पाते, ये तो सब चीजें हमें साइंस दिखाती है, जो भी हम देखते हैं जो एक्चुअल चीज है वो तो किसी को नहीं पता। एक्चुअल क्या है तो मतलब बेसिकली मैम जैसे कि जो कलर है वो बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है, ब्लू रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वाला कलर ही देख पाते हैं ना, मतलब कैसा पता एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ तो चेंज आया होगा ना। कलर भी खाली रिफ्लेक्टेड ही नहीं होता, अभी आपको पता चलेगा। थोड़ा रुको तो सही, बहुत मजा आएगा लेक्चर में, बहुत कुछ है आज। मैम, आप थोड़ा डीप में बताओ ना, जिससे कि अभी तो भैया आने तो दो यार, आने तो दो, डीप बताऊंगी ना, पहले कैसे बता दूं? पहले तुम्हें थोड़ा सा मैं पानी में से मैम किनारे इंतजार ही नहीं हो रहा। मैम ठीक है, स्विमिंग सिखाने के लिए पहले आप इसे डुबकी लगा के सबसे नीचे ले जाओ हमें, पहले फिर मैं ऐसे तुमको ऊपर आ जाओ। एक्यूमुलेट करा रही हूँ तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर से, और फिर मैं तुम्हें ओह पुल यस से मैम। फेंकूंगी। चलिए, मजाक कर रही हूँ फेंकना क्या मैं। मैम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम तो प्यारे बच्चे हो, और मेरे को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेट्स कम टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। काफी फेमस, काफी काफी मैंने बोला कि इट इज ए सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। आज आपके पास जो आ रहा है बहुत बहुत सरफेस वाला चीज है, बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, बहुत से क्वेश्चंस एंड आंसर रह जाएंगे, क्योंकि उसके लिए हायर फिजिक्स चाहिए रहेगी, बट आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन मेक इट। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एकमात्र डेफिनेशन है जो कि ये है कि ये सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी आप इस पर फेंको, किसी भी एंगल से फेंको, कहीं से भी फेंको, कुछ भी फेंको, सब एब्जॉर्ब कर लेगी। इट एब्जॉर्ब्स ऑल radiations that are falling on it at any temperature, at any incident angle. Do you get that? यस मैम। यस मैम। अब मैंने एक यहाँ पे खुद से बिना किसी हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ किया है। उस सर्कल में बेसिकली एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, राइट? देयर कुड बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब फॉर एग्जांपल कैसे भी मैंने इसमें सपोज एक लाइट को एंटर करा दिया, ठीक है, एक लाइट को एंटर कराया, इस पार्टिकल ने उसको क्या करा कि भैया इंसिडेंट रेडिएशन है, कुछ एब्जॉर्ब किया, और फिर सपोज इसने रिफ्लेक्ट किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, इसने रिफ्लेक्ट किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने किया, इधर एब्जॉर्ब हो गई, ये यहीं पर ट्रैप होके रह जाएगी, बाहर जाने का सवाल ही नहीं है, और इसी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंटर हो गई है, एमिट नहीं होगी। रिफ्लेक्शन देखो, बोला हुआ है यहाँ पर आपको, जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिट भी नहीं होगी, ठीक है, एंटर हो गई है तो यहां से रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। परफेक्टली ब्लैक बॉडी आप नहीं बना सकते, एग्जिस्ट भी नहीं करती परफेक्टली हमारे आसपास। 99%, 99 मतलब 95% ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। प्रैक्टिकली एक तरीका निकाला है हम लोगों ने बनाने का, बट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, एक आइडियल कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके? यस मैम। हाँ जी सृष्टि, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम ये जो लाइट आएगी तो ये अंदर ही मतलब चलती रहेगी एक मॉलिक्यूल्स पे, अगर ये आ गई तो उसके बाद दोबारा भी इस पे आ सकती है? हाँ, मतलब ये अंदर ही ट्रैप होके रह जाएगी, इट विल नेवर कम आउट। मेरे को आज भी याद है, मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, एंड आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के थर्ड ईयर में जाकर आपको ड्राइंग में करने का, आप कुछ भी कार्टून वगैरह बना सकते हो। तो मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन ना एक ऐसे नॉर्मल बॉडी नहीं बनाई थी, मैंने एक कार्टून टाइप ही बनाया था, जिसके टांग पैर भी बनाए थे, और उसका ऐसे थॉट दिखाया था कि आई विल लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम मी, ऐसा कुछ करके। वाओ। तो मैम अभी भी रखा है आपके पास? अलग अलग थे क्या? नहीं, वो तो सबमिट हो गया ना। वापस नहीं लेंगे? जब मैंने उन्हें नहीं वो नहीं देते हैं। तो जब उन्हें दिखाया था तो she was looking at me and my friend, we both did that। तो पार्क में बैठ के हमने वो बनाया था, कहते हैं ना स्ट्रीट लाइट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था, पीजी था लेकिन पीजी छोड़ के पार्क में पढ़ा था।
So let's come to this one thing. अब आप लोगों ने इतना ब्लैक बॉडी कर लिया. अच्छा, एक चीज को ध्यान रखना, फिर मैं भूल जाऊं, कि इट एब्जॉर्ब्स. सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए मैं 100% वर्ड यूज कर रही हूँ. इसके अलावा कुछ भी 100% ट्रू नहीं है. हर एक सिचुएशन में ट्रू नहीं है. डेफिनेशन और भी एग्जिस्ट करेंगी, बट दिस इज दी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल वन. बिल्कुल सही है, हर एक पॉइंट पे सही है, हर एक जगह सही है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं. समझ में आया? यस मैम. आप लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा बन चुका होगा कि ब्लैक बॉडी इट इज सपोज टू बी ब्लैक इन द कलर, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. अभी आप लोगों ने बोला कि मैम हमारे तो सब चीज झूठ दिख रही है, वो दिख रही है. बिल्कुल, कलर्स भी आपको नहीं पता, दो टाइप के होते हैं. मौसम ऐसा चल रहा है कि मेरा बताने का मन है कि घर में हीटर होगा, राइट? आपने जरा उसको स्विच ऑफ करके उसकी कॉइल देखो, वो सिल्वर कलर की होगी या मेटल कलर की होगी. Yes, ma'am. जब आपने स्विच ऑफ कर दिया है. Yes, ma'am. But the moment you switch on that heater, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो रेड कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा. Yes, ma'am. तो कलर भी दो हैं, एक है रिफ्लेक्शन कलर और एक है एमिशन कलर या रेडिएशन कलर. एमिशन कलर आता है कि सॉरी, वो जो रिफ्लेक्शन वाला कलर है वो इस बात पर आता है कि इस बॉडी का क्राइटेरिया क्या है, वो चीज क्या कर रही है. जैसे कि हुडी ब्लू था तो उसने सब कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ब्लू रिफ्लेक्ट किया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट हुडी. तो वो हो गया आपका रिफ्लेक्शन वाला कलर. जैसे कि उस कॉइल का जो आपके पास हीटर है, उसकी कॉइल का जो कलर है वो एल्यूमिनियम वाला कलर हो गया, सिल्वर कलर हो गया, दैट इज द रिफ्लेक्शन वाला कलर. बट वो जो रेड हॉट कलर आपको दिख रहा है ना, वो उसका एमिशन वाला कलर है. इसी तरीके से हम लोगों को पता है कि हमारे सारे कलर्स में ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर. जिससे किसी बच्चे ने पूछा भी था कि यस, ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर, दैट्स व्हाई हमने इसका नाम ब्लैक बॉडी रखा, क्योंकि ये भी गुड एब्जॉर्बर है, ये तो बेस्ट एब्जॉर्बर है, हर चीज एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना, ये तो बेस्ट एब्जॉर्बर है. तो इसके नाम ब्लैक इसलिए रखा है. अगर मुझे कल को कोई ब्लैक बॉडी आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली बनानी हो तो मैं उसको पेंट भी ब्लैक करूंगी, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन वाला कलर हो. बट व्हेन इट कम्स टू इट्स एमिशन वाला कलर या रेडिएशन वाला कलर, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी कलर. डू यू गेट दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने उस Just read रेड out this slide and then let me know. मैंने उस रेड हॉट कलर को एक बार टच करके भी देखा था. Yes, Manju. Yes. Manju, the sister of Anju, do you want? हाँ. मैम जैसे जो ब्लैक बॉडी है तो वो एमिशन करेगी, कोई भी कलर कर सकती है वो ब्लैक बॉडी एमिशन. Exactly. It depends upon the temperature, as I said. और तुम्हें पता है, यही एक चीज थी, अगर तुमने कभी नाम सुना हो क्वांटम मैकेनिक्स, द टिपिकल वन. यस सुना है कभी? उस एक चीज का Yes, ma'am. मतलब हर एक चीज का एक बेस होता है ना, कि क्यों हमने उस चीज को ढूंढना स्टार्ट किया. क्योंकि हम लोग तो एक पॉइंट पे सेटिस्फाई हो गए थे कि क्लासिकल फिजिक्स हो चुकी है भाई, यही सब कुछ एक्सप्लेन कर ले रहा है. पर एक दिन किसी एक आदमी ने एक चीज देखी और उसको दिमाग खराब हो गया कि क्यों हो रहा है, और उस चीज ने पूरा क्वांटम मैकेनिक्स खड़ा कर दिया. मतलब धीरे धीरे होगा, ऑब्वियसली मैंने ड्रामेटिकली इस चीज का एक्सप्रेस किया है. बट द थिंग इज, ओके मंजू, आई विल डू दैट. सिस्टर अंजू विल डू दैट. सो द थिंग इज कि एक इंसान ने देखा कि भाई एक नेल है, कील है, वो गर्म हो रही है, और हर जैसे मतलब आप कॉन्टिन्यूसली उसको हीट प्रोवाइड कराए जा रहे हो, तो हर एक टाइम पर उसका ना क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है. रेड था, ब्लू हो रहा है, व्हाइट हो रहा है. ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कलर क्यों चेंज हो रहा है भाई? कलर तो चेंज नहीं होना चाहिए था ना. समय के साथ फिर देखा कि क्या चेंज हो रहा है, कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर के साथ कलर चेंज हो रहा है. दिस इज वेरी एब्सर्ड कॉन्सेप्ट कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है. ये तो क्लासिकल फिजिक्स का कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये कैसे हो रहा है. That one particular, well, there could be a lot of things, but that one is mentioned कि उस चीज ने इस चीज को सोचने के लिए हमें मजबूर कर दिया कि शायद अभी भी बहुत बड़ा पार्ट फिजिक्स का है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, and that turns out to be quantum mechanics.
तो बहुत हार्ड होती है ना। नहीं, हार्ड नहीं होती, हार्ड नहीं होती, प्यारी है। मैम मैंने तो यही सुना है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, हर किसी से नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कुछ साइंटिस्ट ने एक्चुअली बोला भी था कि इफ यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स देन यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, यस बट मैम। दैट इज नॉट द केस। आई मीन टिपिकल है, ऑब्वियसली कुछ नई नई बातें हैं, हम सोच भी नहीं पाते उस लेवल की बातें क्योंकि वो दिखती नहीं है ना। मैम हमें ना बट खुद मैम ने क्या बोला है, था कि ना जिन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है ना उनकी कंडीशन देखना एक बार गूगल पे जाके क्या हुई थी उसके बाद। मैम उसके बाद से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब ऐसा नहीं है इन द सेंस कि वो टिपिकल इसलिए पढ़ती क्योंकि बहुत जल्दी आप पढ़ते भी तो नहीं हो ना उसको। हम तो आज तक न्यूटन साहब को ही सही मानते आ रहे हैं क्योंकि हमने अर्थ से बाहर का कुछ सोचा ही नहीं। बट आइंस्टाइन साहब ने सोचा। प्लैंक कांस्टेंट में आप E इज इक्वल्स टू एच न्यू पढ़ते हो, आपने कहीं पढ़ा होगा। दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स, यस मैम। यस मैम। है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन आता है जहां पे आप प्रोबेबल फंक्शन पढ़ते हो, वेव फंक्शन पढ़ते हो, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स एंड आई लव क्वांटम मैकेनिक्स। मैम आपने तो बोला आपको केमिस्ट्री नहीं आती, आप तो पूरा केमिस्ट्री बता रहे हो। This is physics. This is not chemistry exactly. This is physics. This is quantum mechanics as I said. पर ठीक है, मैं ज्यादा नहीं जाती क्योंकि मैं बड़ा ऐसे खुशी होती है मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुन के करके। केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना। हेलो, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी की दूसरी डेफिनेशन को। क्या ब्लैक बॉडी गुड एमिटर भी है? तो यस, ब्लैक बॉडी गुड एमिटर है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे ज्यादा एमिटिंग पावर किसी की नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पिछले केस में जब एब्जॉर्बर यूज किया था तब 100% लिखा था, यहां मैंने मैक्सिमम वर्ड लिखा है। एंड मैक्सिमम और 100% दो अलग बातें हैं, समझ रहे हो। यस मैम। मैक्सिमम तो होगा एक पर्टिकुलर, देखो बोला ना, एट ए गिवन टेम्परेचर, दूसरी बॉडी से कंपेयर करोगे मैक्सिमम होगा, बट 100% कभी भी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए ये एक, आप ऐसे बोल सकते हो कंक्लूजन है पिछली डेफिनेशन का, बट दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन। इज दैट ओके? मैम मतलब इमिशन ऑफ कलर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। क्या? मैम ब्लैक बॉडी का जो इमिशन कलर होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड एग्जैक्टली करेगा। एग्जैक्टली, हर एक बॉडी का इमिशन कलर जो है वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, और कोई चीज ही नहीं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी इज अ गुड एमिटर, नो डाउट टू दैट, बट 100% नहीं है, 100% सिर्फ एब्जॉर्बर है। इज दैट ओके? यस मैम। पक्का? यस अब मैम। इस चीज को लेके कभी भी मतलब डाउट में मत रहना। आप इसको भी इसको कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी योर 100% वाला डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं Yes, किरचॉफ ma'am. लॉ की। किरचॉफ लॉ बोलता है, इसमें देखो 3 लॉ है, किरचॉफ लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ। हम वो लॉ पढ़ेंगे, काम खत्म करेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ बोलता है कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, कि अगर कोई गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर है। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि ब्लैक बॉडी बेस्ट एब्जॉर्बर है, वो गुड एमिटर है, राइट। इसका कहने का मतलब ये भी है कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, राइट। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी किसी एक टेम्परेचर पर, सपोज 100 रेडिएशन आपने उस पर फॉल कराई और उसने सपोज 80 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, तो अगर उसे टेम्परेचर कांस्टेंट करना होगा तो वो 80 की 80 वापस कर देगी। समझ रहे हो? अब सोचो, एक ऑब्जेक्ट है जिसने 100 रेडिएशन हमने फॉल कराई, उसने अगर एब्जॉर्ब ही 40 करी है तो वो एमिट भी तो मतलब 40 के अराउंड ही करेगी, 40 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकती। तो यस मैम। ये ना तो गुड एब्जॉर्बर रही ना गुड एमिटर रही, ये इसके कंपैरिजन में गुड एब्जॉर्बर भी रही, गुड एमिटर भी रही। तो दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज अबाउट, दैट दिस लॉ इज अबाउट कि अ गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर आल्सो। समझ में आया? यस मैम। मैम यहाँ पे जो ई और ए लिखा है वो एमिटर और एब्जॉर्बर है। मैंने आपको बताया था ना एमिसिव पावर, यस मैम। यस मैम। और मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्टिव पावर, ये वो चीजें हैं। ठीक है, आप इसको चाहो, देखो मतलब ग्राफ बता के एक दो क्वेश्चन कराना इज वेरी इजी, बट आई वांट कि यू विल गेट द फील ऑफ दिस टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच टाइम। मैम ठीक है, अपना चैट सेक्शन में मैसेज मत पढ़ना।
क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो के बराबर होता है, और ये किसी भी बॉडी के लिए है, एनी बॉडी। इसमें आई एम नॉट सेइंग कि वो एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए ही हो या एक ब्लैक बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए ट्रू है। इज दैट ओके? यस मैम। तो आप लोग इस बात को मानते हो? यस मैम। मम्मी के क्या है? कांस्टेंट। इस वाले कांस्टेंट का वैसे नाम क्या है? कांस्टेंट बस के ही है, अभी तो इसका नाम आएगा आगे। अब देखो, आप में से आप लोग बोल रहे हो कि नहीं, आप लोग बिलीव नहीं करते, यू वांट प्रूफ। मैम नहीं, हम बिलीव करते हैं। नहीं नहीं, आपने बोला अभी। हमने क्या नहीं बोला। बताइए, इतने समय बाद भी आपको प्रूफ चाहिए? क्या मैम नहीं थे, बिलीव है। मैम हम तो आप पे ट्रस्ट करते हैं, बट आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है कि हमने ये नहीं बोला। ट्रस्ट है मुझे तुम लोगों को, तुमने बोला है अभी, मेरे को सुनाई दिया। लिप सिंक कर रहे थे तुम कैमरा ऑन करके। चलो आपने ये करा। ओके ओके। देखो, एक रूम है हमारे पास, इसमें मैं ऐसे मान लेती हूँ कि चलो मैंने 3 बॉडी रखी है। बॉडी वो वाली बॉडी नहीं जो तुम बायो में पढ़ते हो, कभी सोचो कि मैम के पास कहाँ से आ रही है। सीआईडी में मेरे कनेक्शंस नहीं है, सीआईडी सीरियल। मैंने ना भले ही 3 बॉडीज आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन की लग रही हो, बट मैंने अपनी तरफ से आइडेंटिकल बॉडीज रखी है, ठीक है? दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। Now the concept is like this कि यहाँ का एक रूम का टेम्परेचर होगा अपना T0, इन बॉडीज का कुछ टेम्परेचर होगा। लेट्स से देम कि भाई ये 1 2 3 बॉडीज हैं, 1 बॉडी 2 बॉडी 3 बॉडी। अब मैं मान लेती हूँ कि 3 बॉडी कोई और नहीं, ब्लैक बॉडी है, ठीक है? अब आपको पता है मैंने अगर इन पे रेडिएशन एमिट कर मतलब इंसिडेंट कराएंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे अपने अपने हिसाब से। तो मैंने इन पर देखो, इन्हें मैंने सेम साइज की, सेम डायमेंशन की, सेम दिखने जैसी आइडेंटिकल इसलिए नहीं कि इन पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो इक्वली इन पर पहुंचे, ठीक है? सब चीज इक्वल हो। समझ में आ रहा? इसका कोफिशिएंट A1 था, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट इसका A2 था और इसका 1 था, क्योंकि ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले रही थी, ठीक है? इसका जो एमिसिव पार्ट था वो E1 था, इसका E2 था, इसका 1 कभी नहीं हो सकता, मैक्सिमम होगा। ब्लैक बॉडी के लिए है तो EB लिख देते हैं। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। अब आपको पता है कि ये जो A है ये होता है हीट एब्जॉर्ब अपॉन हीट इंसिडेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ हीट इंसिडेंट। ये सुनो। यस मैम। अब आप Yes, लोगों ने ma'am. क्या करा कि आपने ये बॉडीज को ऐसे रख के एक रूम टेम्परेचर पे सेट करके, मतलब रूम टेम्परेचर करके आप लोग भाग गए। आप लोग भाग गए इन द सेंस कि आप लोग मूवी वगैरह देख कर आए, आप लोग पढ़ाई तो नहीं करी आपने, ठीक है? आप लोग कौन सी मूवी लग रही है आजकल, वो देखने चले गए, जो भी लग रही है, शालार पार्ट 1 चल रही थी आजकल, तो वो सब आप देखने चले गए। सैम बहादुर देख कर आए, है ना? टाइगर वाली देख कर आए, सब देख कर आए आप लोग, 2-3 मूवी लगातार देखा है। आप आए बहुत टाइम बाद। जब बहुत टाइम बाद आए तो टेम्परेचर तो बराबर हो चुका होगा ना, प्रोसेस सारा जो होना होगा हो चुका होगा। कहने का मतलब था कि हम इनफाइनाइट टाइम बाद आए, ठीक है? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका होगा तब क्या मैं ये बात बोलूं जो मैंने आपको सिखाई थी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट एब्जॉर्ब और हीट एमिशन ये सब बराबर हो चुका होगा, यस मैम। है ना? हीट एब्जॉर्ब अभी आपने बोला AHI होता है, A हीट इंसिडेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मैंने सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट दिया था हर एक बॉडी को, तो A1Q बराबर हीट एमिशन। हीट एमिशन कैसे निकालते हैं, एमिसिव पावर कैसे निकालते हैं? एमिसिव पावर होती है E1A इंटू T, ईट, फिर रिपीट, सॉरी मैम बाय यस डिफॉल्ट। मैम। या तो हीट यहाँ से एब्जॉर्बर में, देखो ये हीट वाली चीज, एब्जॉर्बर में जो आपने ये वाला पुटने, मतलब आपने क्यों, अच्छा ठीक है ठीक। तो अगर मुझे यहां से क्या निकालना है, मुझे A1 और E1 निकालना है ना, ठीक है ना? सॉरी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बोला था मैंने। E1 बाय A1 निकाल लो, क्या आ जाएगा? E1 बाय A1 Q बाय AT आ रहा है,
बोलो। यस मैम। अगर मैं आपसे Yes, ma'am. दूसरी बॉडी के लिए बात करूं तो दूसरी बॉडी के लिए आप लिख लोगे A2Q इज इक्वल्स टू E2, लेकिन एरिया और टाइम तो इसके लिए भी सेम रहा, तो यहां से भी आपको क्या E2 A2 Q AT नहीं मिल रहा। और अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करूं तो ब्लैक बॉडी के लिए आपको Q इज इक्वल्स टू EB/AT मिल रहा है, यहां से आपको EB भी Q/AT मिल रहा है, ये सुनो यस मैम। बोलो। यप। तो इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इन सब के हिसाब से आपको ये चीज मिल गई कि मैम E1/A1 इज इक्वल्स टू E2/A2 इज इक्वल्स टू EB। और मैं यही तो कह रही थी कि E/A कांस्टेंट होता है, और लो आपको कांस्टेंट का वैल्यू भी मिल गया कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। इस दुनिया की हर एक एग्जिस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी हमेशा है। मतलब हमने क्या करा है कि हमने इस ब्लैक बॉडी की पूरी ग्राफ, पूरा हिस्ट्री, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ऐसे समझो जन्म पत्री बनवा दिया। ठीक है, सब कुछ है हमारे पास इसके बारे में, तो इसलिए हमारे पास हर बॉडी का E/A भी है, हम हर बॉडी के लिए हर चीज निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? पक्का? चले आगे। यस मैम। दैट्स कूल। आई थिंक सृष्टि नेटवर्क इशू फेस कर रही है। मैम इससे कॉल पहले आ वाली रही है बार बार। ओह, कस्टमर केवल इतना फोन क्यों कर रहे हैं? मैम पापा का फोन है ना। मैम एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा। एक सेकेंड, जब आपका ये हो जाए प्लीज मुझे बताना, मुझे दो चीजें जल्दी जल्दी बतानी है आपको। मतलब जल्दी से मतलब है मेरा 2 मिनट में। मैम इससे पहले वाली स्लाइड। मैम जब हमें एक ही बॉडी पे दो डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं तो उसमें दोनों दोनों जगह के पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ले रहे होते हैं। देखो मतलब जितना पोर्शन जिस चीज के लिए है, जो चीज मतलब सिंपल समझो, अगर आपको कोई भी कलर दिख रहा है तो उस पार्ट से वो चीज रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, तभी दिख रहा है। ठीक है, तो मैम एक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है पार्टिकल्स का। एक ऑब्जेक्ट में आपको वो एक ऑब्जेक्ट लग रहा है बट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट? दे कुड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग एटम अलग अलग रिफ्लेक्शन शो करते हैं। क्यों नहीं कर सकते मतलब? मैम हम्म, मैम हम ऐसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे ब्लैक होता है। जैसे सन है तो सन के आसपास कुछ भी नहीं है तो ब्लैक कलर इसलिए है क्योंकि वहां पे मतलब कुछ भी नहीं है इसलिए वो ब्लैक है ना। बोलते हैं। देखो वही ना, ब्लैक इज अ बेसिकली स्टेट ऑफ नथिंगनेस। ब्लैक क्या है? ब्लैक में हर एक चीज एब्जॉर्ब हो जाती है ना? इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा, और जो सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक करते दैट इज व्हाइट। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? मैम जैसे कि हमारे पास एक गोल्ड अभी भी बात करेंगे, पक्का पक्का बात करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर अपन PYQ करेंगे ना कल, तो आप लोगों से मैं सारी आपकी समस्या देख लूंगी। अब ना एक बहुत प्यारा सा ग्राफ है, बहुत ही प्यारा ग्राफ है। इसके y एक्सिस पे मैं बना रही हूँ इंटेंसिटी। एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, यहां पर हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्लॉट करनी है, और इसकी x एक्सिस पे हम वेवलेंथ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज टाइम पर, इसका बेसिकली टाइम के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया एक चीज का। तो मैंने देखा कि एक बार तो मुझे एक बेल कर्व मिलेगा, ऐसा कर्व मिला, लेट्स से किसी T1 टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब थोड़ा सा इसको जरा स्टडी करते हैं। देखो यहीं पे मेन चीज है कि ये वाली जो वेवलेंथ है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेव्स सबसे ज्यादा है। मैंने क्या बताया था इंटेंसिटी को? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ लेट्स से लैम्डा मैक्स बोल देते हैं इसको, टेम्परेचर 1 पर है, लैम्डा मैक्स 1 बोल देते हैं। इस पर मुझे सबसे ज्यादा वेव मिली। देखो वेव तो बाकी सारी वेवलेंथ्स पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इस पर मिल रही है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया। मैंने टेम्परेचर और हाई कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा कर्व देखने मिला। ठीक है, T2 टेम्परेचर पर मैंने टेम्परेचर और हाई कर दिया,
जब मैंने टेम्परेचर और हाई करा, मुझे कुछ ऐसा कर्व देखने मिला T3 टेम्परेचर पर। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है कि T3 is greater than T2 and it is greater than T1. अगर आप इन सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स निकालना चाहो तो इसका लैम्डा मैक्स यहां पर आएगा एट टेम्परेचर T2, इसका लैम्डा मैक्स आपको यहां दिख रहा है, ठीक है, लैम्डा मैक्स एट टेम्परेचर T3। समझ में आ रहा है? यस मैम। अगर आप ध्यान से एक चीज देखो तो जैसे जैसे एस आई इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, द लैम्डा मैक्स शिफ्ट्स टुवर्ड्स द स्मॉलर वैल्यू। यस और नो? देखो ये पीक का उठना जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने ये हर एक बार टेम्परेचर बढ़ाने पे पीक भी बढ़ा दी, वो पीक का बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हर जगह फोटो यही दिखता है, इसलिए मैंने ये बना दिया कि आप लोग कल को भरोसा बट ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये इसका पीक भी उठा दिया, अदरवाइज पीक उठना जरूरी नहीं है, पर हर बार टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्सिमम वेवलेंथ का छोटा होना जरूरी है। दैट इज दी दिस वन इज द प्रैक्टिकल ग्राफ। ये प्रैक्टिकल ग्राफ था, यही एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, इसने मॉडर्न फिजिक्स को जन्म दिया था, क्वांटम मैकेनिक्स की बातें कराई थी। समझ रहे हो? मैम बोलो फिर बोलो जरूर बोलो। मैम बता दो एक बार और। मैंने ये बोला कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता रहे वैसे वैसे पीक का छोटी वैल्यू की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है। देखो ना, लैम्डा मैक्स से छोटा है लैम्डा मैक्स 2, लैम्डा मैक्स 2 से छोटा है लैम्डा मैक्स 3। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो बनाऊं तो लैम्डा 3 छोटा है लैम्डा 2 से, लैम्डा 2 छोटा है लैम्डा 1 से। ये मैक्सिमम वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ, क्या समझे? यस मैम। तो इसी चीज को स्टडी किया गया, इसी ग्राफ को, दिस इज द प्रैक्टिकल ग्राफ। वो कील वाला ग्राफ हमने देखा, कील को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने प्लॉट करके देखा, तो यही चीजें हमें देखने मिली। इसी को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जाना जाता है। वीन्स ने इसी से लॉ मतलब इसी से पढ़कर चीजें निकाली। उन्होंने बोला कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो हमें वहां पे दिख रहा है ना। तो हमने इसे बोला कि लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, लेट्स से बी। और बेटा इसी कांस्टेंट को बोला जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या वीन्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको? वीन्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने मतलब हमने नहीं करा, वीन साहब ने एक्सपेरिमेंट्स करे, और वीन साहब ने जब एक्सपेरिमेंट्स करे तो उसका वैल्यू 2.82 2.898 समथिंग आया था इनटू 10 की पावर -3 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स तो आप निकाल लोगे, टेम्परेचर लैम्डा मैक्स के टर्म्स में आएगा। ये बी का एक कांस्टेंट है जो किसी भी बॉडी के लिए हमेशा लैम्डा मैक्स और टी का मल्टीप्लाई वही होगा। बेटा यही इतना ग्राउंड ब्रेकिंग ये चीज है ना, आपको फील नहीं हो रहा है, अभी मैं फील कराती हूँ आपको। एक बात देखो तो सही, अगर तुम्हारे पास किसी भी तारे का मैं तुम्हें ग्राफ पकड़ा दूं, मैं तुम्हें कोई भी स्टार में प्लूटो को लेकर आ जाऊं, प्लूटो प्लैनेट को, उससे कुछ रेडिएशन वगैरह कुछ भी जो भी चीज है, मतलब उसके आसपास के एस्ट्रॉइड वगैरह कुछ भी, वहां से मैं तुमको एक ग्राफ लाके दे दूं, मतलब वहां के रेडिएशन को स्टडी करके, और मैं कहूँ कि मुझे इसका टेम्परेचर चाहिए, तो तुम उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ उस ग्राफ को स्टडी करके निकाल लोगे ना। बी तुम्हारे पास है, क्या टी नहीं निकाल पाओगे? इसी तरीके से मैं सारे प्लैनेट्स का टेम्परेचर बताया, यहीं बैठे बैठे सिर्फ उनका स्पेक्ट्रम स्टडी किया, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाला, इस फॉर्मूले में पुट किया, टेम्परेचर निकाल दिया। समझे कि नहीं? यस मैम। यस मैम। वीन्स ने बोला कि उस ग्राफ में जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वो आपको इंटेंसिटी देगा। ये सारी बातें वीन साहब कर रहे हैं कि वो आपको इंटेंसिटी देगा। तो हमने बोला कि भाई इंटेंसिटी तो क्यू ए इंटू टी होता है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की पावर 4 के। कि अगर आपने इंटेंसिटी ट्वाइस बढ़ाई है, सोचो अगर आपने टेम्परेचर ट्वाइस बढ़ाया है, सॉरी, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी, एरिया 16 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें आप याद रखोगे, किसी को कोई समस्या हो तो बता दो।
और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट ये बी लगेगा इसमें भी। हाँ, ये ब्लैक बॉडी के लिए आया। देखो ये जो लॉ है ये सारी बॉडीज फॉलो करती है, बट परफेक्टली बिल्कुल 100% ब्लैक बॉडी फॉलो करती है। इज दैट फाइन? ठीक है, हर एक बॉडी ये चीज शो करती है, ये क्राइटेरिया शो करती है, बट ब्लैक बॉडी मस्त तरीके से शो करती है। समझ में आया? यस मैम। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, बताना मुझे कि आपको समझ में आता है कि कोई नहीं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। मैम हाँ, मैम वो टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल क्यों था वहाँ? वो बेटा एक्सपेरिमेंटली ग्राफ निकाला गया है। ठीक है, मैंने बोला ना कुछ कुछ चीजें ना ऐसे समझो, फिजिक्स में हर एक चीज ऐसी नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपने एक्सपेरिमेंटली निकाली है, कुछ कुछ चीजें आपको थ्योरेटिकली निकाल के फिर उनकी एक्सपेरिमेंट्स निकाले। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली पाई गई है, आपके साथ सिर्फ रिजल्ट शेयर हुआ है। ठीक है, ऐसा हुआ है। ओके भाई, किसका डाउट था? बस एक बार कंफर्म कर दिया करो। ओके ठीक है, cool है ना, एक बार कंफर्म कर दिया करो कि हो गया। मतलब ये T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पर, ये T3 टेम्परेचर पर। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वो ये पूछ रहे हैं कि आप हमको ये बता दो कि टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा टेम्परेचर बड़ा छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, ये आपसे कह रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर दे दो इसका। T3 सबसे बड़ा है, फिर T2, फिर T1। ऐसे नहीं, थोड़ा सोच के तमीज से अच्छे से बताओ। मैम 1 मिनट। रुक जाओ, एक चीज थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ मैं, जैसे कि वहां पे दिया हुआ था। दिस इज λ3, दिस इज λ2 एंड दिस इज λ1। ठीक है, ये λ1 है। फटाफट से बता दो। बताओ क्या आया? मैम पहले T1 फिर T2 फिर T3। ओके, बिकॉज मैं बताती हूँ, मैंने आपको बताया था हमेशा ध्यान रखना लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो λ1 इज स्मॉलर देन λ3 एंड इट इज स्मॉलर देन λ2। तो इसके हिसाब से T1 इज ग्रेटर देन T3, इट इज ग्रेटर देन T2। दिस इज योर आंसर। मैम बट यहाँ पे ना λ3 छोटा लग रहा है λ2 से फिगर के अंदर। हाँ, तो λ3 छोटा लिखा है ना मैंने। अच्छा, λ3 के कॉरस्पॉन्डिंग T2 टेम्परेचर है। यस मैम। हाँ, तो जो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो करना, T1 T2 T3। ठीक है, यस मैम। कॉरस्पॉन्डिंगली। तो सबसे पहले आप वेवलेंथ का निकाल लो। λ2 सबसे आगे है तो मतलब सबसे ज्यादा हाई है, λ3 उससे कम, λ1 उससे कम। इनके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स इनवर्स हो जाएंगे। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बस ऐसे ही थॉट्स के लिए बताया, क्योंकि अभी अपना जेई में भी उसमें नीट में भी आ सकता है ना, थ्योरी है। यस, नीट में आया तो 4 नंबर पक्के। Yes. अब स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं, लास्ट लॉ है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। भाई देखो, इसने बोला कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अगर बात करी जाए, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, इन्होंने बोला कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो इंटेंसिटी रेडिएशन की है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये चीज तो अभी वीन्स ने ग्राफ से बताई थी, अगर आपको ध्यान हो। वो भी तो यही बोल रहे थे कि जो ग्राफ का Yes, ma'am. एरिया है दैट इज T की पावर 4 के वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इस साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है सिग्मा। और बेटा ये जो सिग्मा है ना, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल वाला होता है। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 यूनिट्स। आप यहां से क्या ऐसे लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, Q बाई टी को ऐसे रहने दो, इसको सिग्मा ए टी की पावर 4 लिख सकते हो। Q बाई टी पार हो गई ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो एमिसिव पार इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4। बोलो, लिख सकते हो? Yes, ma'am. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं स्टीफेंस लॉ का
मैथमेटिकल फॉर्म। और पता है बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगी, कल नहीं, जब भी हम मिलेंगे फ्राइडे में, तो आप तब देख पाओगे कि ये वाली चीज से बहुत चीजें आएंगी। देखो हमारा थ्योरेटिकल एक मतलब बहुत मेजर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, आपको भी पता है ये चीज। वो आपको बोल देंगे कि टेम्परेचर ट्वाइस बढ़ा है, तो बताओ पार पे क्या फर्क पड़ा। अगर आपको ये वाला पता है तो आप बोल पाओगे ना कि 16 टाइम्स हो जाएगा। आपको वो कर्व दे दे तो आप कर्व से डील कर पाओगे, तो बात है। समझ पा रहे हो ये चीज? यस मैम। जैसे कि बस एक मैम एक क्वेश्चन, बार हमारे पास टाइम है तो एक चीज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जैसे कि ये एक बॉडी मैंने आपको दी, एक दूसरी बॉडी ये आपको दी, ठीक है। लेट्स से दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। मैंने आपको दिया कि रेडियस ऑफ बॉडी ए इज 400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी, पावर ऑफ ए यानी कि एमिसिव पावर ऑफ ए इज 10 रेज टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ बी। तो आपको इस गिवन डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग बताना है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए बाय वेवलेंथ ऑफ बी। इस रेशियो का क्या आंसर आएगा? ऑप्शंस आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, सोचो समझो बताओ। मैम ये आर क्या है? रेडियस ऑफ ए। एक बार मैं बताऊं? यस हाँ? मैम। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमें आर दे रखा है, पार दे रखा है, एंड दे वांट टू टॉक अबाउट वेवलेंथ। तो मुझे कैसे ना कैसे गिवन डेटा से डिजायरिंग डेटा तक जाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई पार दे रखी है, पार को मैंने पढ़ा है सिग्मा ए टी की पावर 4 एज पर योर स्टीफेंस लॉ, राइट। पता है इससे क्वेश्चंस ना टिपिकल नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। तो मैं प्रेशर पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ बी अगर निकालूं तो सिग्मा तो यूनिवर्सल है, कट जाएगा। एक स्फेरिकल बॉडी है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर बी आएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ए की पावर 4 और टेम्परेचर ऑफ बी की पावर 4 आएगा। अब यहीं पे रुक जाओ, मुझे लैम्डा मैक्स पता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो क्या मैं इसी चीज को यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकती कि आर ए बाय आर बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा ऑफ बी अपॉन लैम्डा ऑफ ए की पावर 4? बोलो, यस है ना। मैम। बस बात बन गई। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है पी ए, देखो यहाँ से निकाल सकते हो ना कि पी ए बाय पी बी इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 4. Just substitute the values. It would become 10 raised to the power 4, है ना। यहाँ पे अरे समराइज वाली स्लाइड पे हमने लिख दिया, पर कोई नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे आप लोग बताओगे, आप लोगों के नाम आते हैं स्लाइड पे तो,
हैशटैग है स्लाइड हमारी क्लास की, इसको हटाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। और आर ए बाय आर बी, आर ए बाय आर बी का अगर आप रेशियो देखो तो 400 दे रखा है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं 400 का स्क्वायर यानी कि 16,0,0,0,0, और ये हो गया लैम्डा बी बाय लैम्डा ए का इस तरीके से। तो आप यहां से एक काम कीजिए, लैम्डा बी बाय लैम्डा ए का फॉर्म निकाल लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन, क्या 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है? क्या ये जो 10 जीरो है इनको 10 की पावर 4 लिखा जा सकता है? बोलिए, यस मैम। क्या इसे 1/2 की पावर और ऐसे 4 लिखा जा सकता है? यस मैम। वेरी नाइस। तो फिर लैम्डा ए बाय लैम्डा बी को तो 2/1 लिखा जा सकता है। 4 से 4 का कैंसिल यस कर, मैम। और इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा आंसर। अब मुझे बताओ क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? नो मैम। नो मैम। वेरी नाइस। आईआईटी जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। मैम इसका हार्ड क्वेश्चन तो आप ही बता दोगे। हार्ड नहीं है ना ये? ही तो एडवांस के अंदर हार्ड क्वेश्चन नहीं आया। इजी था। तो द थिंग इज कि देखो, ये सब कुछ आप भी तो कर सकते हो, ये नीट वाला भी तो है, इसमें कोई रेशियो कुछ बहुत हाई कैलकुलेशन तो थी ही नहीं ना। 2 की पावर 4 16 तो वो नीट वाले से भी एक्सपेक्ट करेगा ना एग्जामिनर। यस मैम। यस मैम। चलिए जरा प्लीज समराइज करा दीजिए, जिसको जितना जो समझ में आया। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक मैम मैं काफी हैवी लेक्चर था ये। सृष्टि बताओ। यही चलो बताया फिर था। एक बार मैं सबसे एक बार पहले सृष्टि, तनिष्का एंड देन सुहानी, राइट? सुहानी बोलना चाह रही है ना, और प्रीति। यस मैम। सृष्टि, तनिष्का, सुहानी एंड प्रीति इसी रेशियो में बताएंगी। बताओ सृष्टि। मैम सबसे पहले हमने थ्योरी ऑफ एक्सचेंज पढ़ी थी, जिसमें जो है बॉडी रेडिएशन एमिट करती है सारे टेम्परेचर पर, ठीक है। उसके बाद हमने 3 केसेस पढ़े थे, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो सराउंडिंग से, उसके बाद जब तो एमिशन ज्यादा होती है एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जब टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो सराउंडिंग से, तब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है एमिशन से, ठीक है। तो फिर एक लास्ट मिनट केस हमने पढ़ा। जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है हाँ है यस ना? मैम। यस मैम। हाँ, और जब वही। इक्वल होता है तो एब्जॉर्प्शन इक्वल होता है एमिशन के। फिर हमने बस बस एमिसिव बस बस पावर बस पढ़ी बस थी। बस सृष्टि, बस बस बस। मैम एक लास्ट फॉर्मूला बताने दो। हाँ ठीक है, चलो। पता नहीं, पता फिर बाकी सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये आपके ओके नाम पर मैम। होगी, ठीक है। तनिष्का, अब तुम सिर्फ मुझे एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, शिवानी राइट एवरीथिंग। वाह, बहुत। शिवानी, I will take the screenshot. Somebody please took the screenshot of this message and send it in the group. मैम आप नहीं भेज सकते, आप मुझे भेज दो। मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बताऊं? ना एमिसिव पावर वगैरह के बारे में। चलो ब्लैक बॉडी के बारे में बताओ, रोना नहीं है। ओके मैम। तो ब्लैक बॉडी के अंदर हमने पढ़ा था कि वो ना पूरी रेडिएशन जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ब्लैक बॉडी है ना, तो उसके अंदर जो रेडिएशंस होती है ना, वो अंदर लॉक हो जाती है, वो फिर वापस बाहर नहीं आ पाती। और इसको आप किस नाम से बोल सकते हो? जीरो जीरो ट्रांसमिटेंस। रिफ्लेक्शन और जीरो ट्रांसमिटेंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस सुहानी। और बताओ। और मैम ये अपने अंदर मैक्सिमम रेडिएशंस को एमिट कर लेती हैं। ठीक है, ओके। और थ्री लॉ भी सुहानी पढ़ा। आप ओके ओके, बस अब सुहानी बताइए। सुहानी, आप कुछ बताना चाहोगे? यस मैम। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हमने EM वेव्स पढ़ा था, जहाँ पे हीट वेव्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और हमने एमिसिव पावर पढ़ा था, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमारा हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे सरफेस एरिया के और हमारे टाइम के। मतलब जो भी कोई भी बॉडी है वो एमिट कर रही है हमारी रेस को, तो E जो होता है वो हमारा Q/AT होता है। इंटेंसिटी ऑफ EM वेव्स जो भी पूरा होता है उसके इक्वल होता है, और इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और फिर हमने पढ़ा था किरचॉफ लॉ पढ़ा था, जिसमें हमारा E/A इज इक्वल टू बी कांस्टेंट आता है, उसका हमने प्रूफ देखा था।
और ओके, हमने बस स्टीफेंस कांस्टेंट पढ़ा था। कोमल, नहीं प्रीति पहले प्रीति बताइए। मैम प्रीति हमने आप इसके बताओगे? बाद इफ पावर किया था, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, जिसमें लाइक मोस्ट टू मोस्ट रेडिएशन हो जाती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय हीट इंसिडेंट इक्वल्स टू ए होता है, जिसमें कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होता है और ग्रेटर देन 1 होता है, वेयर एज a equals to 0 is called ideal reflection and a equals to 1 is called ideal absorber. ओके, मैम हमने ग्राफ भी पढ़ा था, इसमें हमने देखा था एरिया अंडर कर्व इंटेंसिटी हमें देता है, इसका फॉर्मूला था टेम्परेचर बाय एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ओके, ओके। और कोमल, आप फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, कोमल है क्या? नहीं है? मैम ठीक है। हूँ। हाँ, तो कोमल बताओ, आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बताओ। मैम इसमें लैम्डा मैक्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। फिर इसमें हमने क्या करा था कि बी करके हमने अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वैल्यू 2.898 इंटू 10⁻³ थी। और इसमें बोला गया था कि Q/80 हाँ, वो तो बता दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 10⁴ के। ओके। स्टीफन ज्योति, बोल्ट्जमैन लॉ। एक मिनट रुको। ज्योति है क्या क्लास में? यस मैम। बेटा ज्योति, स्टीफेंस लॉ के बारे में बताओ। और तुम लोग अभी लीव मत करो भाई, तुम्हें अटेंडेंस भी तो करनी है। ज्योति, एक मिनट यहाँ पर बताना, स्टीफेंस लॉ के बारे में बताओ। मैम मैम इसमें अटेंडेंस शीट भेज दो। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम टेम्परेचर की पावर 4 के, और क्या कहते हैं उसमें Q/80 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T की पावर 4 के। तो उसमें एक प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कोफिशिएंट था सिग्मा, जिसकी वैल्यू थी 5.67 इंटू 10 की पावर -8। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। आपने सारी क्लास रिवाइज करा दी। एक बार आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है? इट विल हेल्प यू टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आपके लिए होमवर्क बोल दो या प्री वर्क बोल दो, एक ही है, और वो ये कि आप ये वाला चैप्टर पूरा रिवाइज कर आओगे, इसके शॉर्ट नोट्स बना कर लाओगे, ठीक है? इसका फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम जब फ्राइडे को मिलेंगे तो हम इसके PYQs करेंगे। वेंसडे आपका ऑफ है मेरी तरफ से, मतलब फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। तो आई रियली वांट कि आप लोग मैं आपको एक FST दे जाऊंगी, ठीक है? आप उस FST को सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट डे ऑब्वियसली हम PYQ करेंगे, FST अपन सैटरडे को रिवाइज कर लेंगे जो भी डाउट्स होंगे। ऑफलाइन टेस्ट वाला FST नहीं जी बेटा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, इट रियली मींस अ लॉट। हैव अ नाइस टाइम अहेड एंड प्लीज वेट, आप लोग प्लीज एक बार वो फॉर्म फिल कर दीजिए, ओनली देन यू कैन लीव द क्लास। Bye, ma'am. बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। हाँ, और एक मेरा ये रिकमेंडेशन है, एक आपके लिए टिप ही है कि आज के लेक्चर की आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। मैम फॉर्म नहीं आया।